नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। हेडिंग डालेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं: सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो फर्स्ट नंबर आप पढ़ेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। सांद्र विलयन कहलाते हैं। समझिए इस बात को, वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। कहने का मतलब है, जैसे कि आपने क्या लिया, आधा गिलास पानी लिया और उस पानी को आपने 1 लीटर के बर्तन में आधा गिलास क्या लिया, आपने पानी लिया और उसमें 1 गिलास क्या डाली, शक्कर डाल ली। तो वो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं, सांद्र। तो कहने का मतलब है, ऐसे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे? सांद्र विलयन कहलाएंगे। यानी उसकी क्या होगी? सांद्रता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे चाशनी है, किसका उदाहरण है? एक सांद्र विलयन का उदाहरण है। दूसरा पढ़ेंगे हम तनु विलयन। वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। तो वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा
विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है। वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तनु विलयन कहलाते हैं। समझिए इस बात को। तनु विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है? अत्यंत कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। देखिए, आपने एक गिलास पानी लिया और इसमें 2 दाने शक्कर के डाल दिए, वो घुल गए, तो उसमें विलय क्या है? विलायक की तुलना में क्या है? अत्यंत कम है या नगण्य है। नगण्य यानी कहने का मतलब नहीं के बराबर होता है। वैसे विलयन क्या कहलाते हैं? तनु विलयन कहलाते हैं। अब अगला पढ़ेंगे अपन संतृप्त विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, नहीं घोली जा सकती है। विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, सांद्र विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। आगे लिखेंगे, इसमें विलय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। और पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन।
असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को पढ़ने से पहले संतृप्त विलयन को पढ़ते हैं। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलेय तथा विलायक के बीच क्या होता है? साम्य होता है। समझिए, ये कोई पात्र है, इसमें मान लो एक इतना पानी भरा हुआ है, ये क्या है? पानी है, और इसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री मान लो 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं। आग जला दी, यहां पे गैस के ऊपर रखा है। अब इसमें क्या है? विलेय की और अधिक मात्रा नहीं बोल सकते, माने इसमें हमने क्या डाली? शक्कर। अब निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा 50 डिग्री सेल्सियस पर इसमें मान लो 10 चम्मच शक्कर हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें शक्कर यानी कि विलेय की और अधिक मात्रा नहीं डाल सके तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इसमें विलेय तथा विलायक के बीच में क्या हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, घोली जा सकती है। असंतृप्त विलयन विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। सांद्र एवं तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। वह विलयन, देखिए समझिए, असंतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। और सांद्र और तनु विलयन क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन होते हैं। मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें क्या है? पानी है, आधा पात्र भरा हुआ। अब देखिए इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली है, तो इसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा डाल सकते हैं ना, इसमें 10 चम्मच और डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? तनु विलयन भी क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अब देखिए सांद्र विलयन, सांद्र विलयन क्या है? इसमें विलेय क्या है? कम मात्रा में। मैंने इसलिए पहले
बता दिया था विलय क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो सांद्र विलयन में हम चाशनी में और पानी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से संतृप्त विलयन बन जाएगा। तो सांद्र और तनु विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा हम घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब है लास्ट, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर प्राप्त होती है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को, यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर प्राप्त होती है। प्राप्त होती है, समझिए। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होगी, इसमें विलय की मात्रा अधिक होगी लेकिन असंतृप्त से कम होगी। क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करने पर प्राप्त होती है। समझ लीजिए इसको। मान लो ये कोई पात्र है, इसमें संतृप्त विलयन भरा हुआ है। अब उसी संतृप्त विलयन को क्या है, आप ठंडा कर दें तेजी से, तो जो आपको विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। इतना आप नोट कीजिए। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक अपना क्या होगा, विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता किसे कहते हैं। तो लिखना, आंसर हो जाएगा विलेयता, हेडिंग डालेंगे, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। तो लिखेंगे स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, अर्थात निश्चित ताप पर, अर्थात निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता उस पदार्थ की वह मात्रा है, जो उस पदार्थ की वह मात्रा है जो उस ताप पर उस ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। पदार्थ की विलेय मात्रा, पदार्थ की
विलेय मात्रा बटे विलायक की मात्रा। मात्रा इंटू 100 ग्राम। स्थिर ताप पर, अब समझिए इसको, स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। मान लीजिए आपने क्या लिया, कोई स्थिर क्या है, ताप है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या है, स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा, और इसमें क्या है, 100 ग्राम क्या है, पानी डाला है। तो ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है। अब विलेय की कौन सी मात्रा, जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, अर्थात निश्चित ताप पर विलेय की पदार्थ की विलेयता उस पदार्थ की मात्रा है जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। तो विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर दे, कहने का मतलब है विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम का जो विलायक है उसको क्या कर दे, संतृप्त कर दे। तो वो क्या हो जाएगी, 100 ग्राम विलायक में बिल्कुल पूर्ण रूप से घुल जाए। वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए वो क्या कहलाता है, उसकी विलेयता कहलाता है। अब इसको हम दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। अथवा अगर आपको एक परिभाषा याद नहीं हो रही है और इसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा करके फॉर्मूला यही रहेगा, केवल और केवल क्या है, आपको परिभाषा चेंज करनी है। अथवा विलेयता, विलेयता की दूसरी परिभाषा हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, विलेय का, विलेय का विलायक, विलेय का विलायक में समाकर, विलेय का विलायक में समाकर उससे एक रस, उससे एक रस या समांग, उससे एक रस या समांग हो जाने वाला गुण, समांग हो जाने वाला गुण, उससे एक रस या समांग हो जाने वाला गुण उस विलेय की विलेयता कहलाता है। उस विलेय की विलेयता कहलाता है। उस विलेय की क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। देखिए इसको समझिए, विलेय का विलायक में समाकर उससे एक रस हो जाना, मतलब एक जैसा पदार्थ का बन जाना का वह गुण क्या कहलाता है, वह गुण उस विलेय की क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। अब विलेयता क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो हेडिंग होगी विलेयता को प्रभावित करने
वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक क्या होगा? विलेय की प्रकृति। दूसरा कारक विलायक की प्रकृति, विलेय की प्रकृति। दूसरा कारक विलायक की प्रकृति। तीसरा कारक विलयन का ताप, विलयन का ताप। चौथा है दाब। दाब का काम आएगा गैसीय विलयन में। तो ये चार कारक क्या है? विलेयता को प्रभावित करते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर आगे का पढ़ेंगे। देखिए, विलेयता को प्रभावित करने वाले चार कारक। विलेय की प्रकृति, अगर किसी विलेय का ऐसा गुण है कि वो जल्दी घुल जाए तो उसकी विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि नमक है, उसको शक्कर की तुलना में वह क्या है? पानी में जल्दी घुल जाती है, तो उसकी विलेयता क्या है? नमक की विलेयता शक्कर की विलेयता से क्या होती है? अधिक होती है। विलायक की प्रकृति, यानी कि मान लो पानी के अलावा कोई ऐसा पदार्थ है, ऐसा लिक्विड है जो क्या है उस नमक को घोलने में घोल नहीं पाता है, तो वो विलायक की प्रकृति ऐसी हो कि वो उसको घोल ही नहीं पाए विलेय को, तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और किसी किसी विलायक की प्रकृति ऐसी होती है कि किसी भी पदार्थ को वो तुरंत अपने आप में घोल लेता है। तो ये विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विलयन का ताप, अब देखिए विलयन का ताप, एक एग्जांपल लीजिए। आपने क्या किया? 1 लीटर पानी में 10 चम्मच शक्कर डाली और वो धीरे धीरे घुल रही है, लेकिन जैसे ही उसको आप गर्म करेंगे तो वो शक्कर क्या हो जाएगी? उसमें जल्दी घुल जाएगी। तो उसकी विलेयता क्या है? ताप बढ़ाने पर अधिक हो गई है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई गैस पानी में घुली हुई है, तो उसका ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें गैस वाष्प के रूप में उड़ जाएगी। तो ये विलयन का ताप पर भी निर्भर करती है। और दाब, गैसीय विलयन में दाब। दाब कैसे? आप कोई गैस है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जब गैस पर कोई दाब नहीं है सिलेंडर पर, तो उसके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। लेकिन उसी सिलेंडर में कोई दाब है या ज्यादा गैस भर गई तो उसके कण क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे और सिलेंडर पर दाब क्या लगने लगेगा? अधिक। तो दाब की मात्रा अधिक करने पर गैसीय विलयन में क्या होता है? विलेयता बढ़ती है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे का करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता से आप क्या समझते हैं? गैसों की द्रवों में विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो समझिए, देखिए
गैसों में द्रवों में गैसों का घुलना, गैसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। यानी कि किसी पानी में गैस का घुलना गैसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। यानी द्रवों में गैसों का घुलना गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। उदाहरण, जल में घुली हुई वायु यानी कि O2, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जीवित रहते हैं, ये क्या कहलाती है? O2 जल में जितनी मात्रा में घुली हुई है वह उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यानी ऑक्सीजन पानी में जितनी मात्रा में घुली हुई है वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अधिक मात्रा में घुली हुई है तो उसकी विलेयता अधिक है, कम मात्रा में घुली हुई है तो उसकी विलेयता क्या है? कम है। अब विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, गैस तथा विलायक की प्रकृति। शीघ्र द्रवित होने वाली अथवा विलायक जैसे जल से क्रिया करने वाली गैसें जैसे कि अमोनिया, HCl, CO2, SO2 आदि की विलेयता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? क्योंकि ये शीघ्र ही किसमें? गैस से द्रव में बदल जाती हैं। और दूसरा कारण है ये विलायक जैसे जल से बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं और उसमें घुल जाती हैं, तो इसकी विलेयता क्या हो गई? बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत विलायक से क्रिया न करने वाली और कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें जैसे कि N2 और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको गैस से द्रव में कन्वर्ट करेंगे, गैस से द्रव में बदलेंगे तो ये कठिनाई से बदलेंगी, और दूसरा ये पानी से क्रिया नहीं करेंगी, तो इनकी गैसों, इनकी द्रवों में घुलने की विलेयता क्या होती है? कम होती है। अब अगला है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से सभी गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है। समझिए, ताप बढ़ाने पर सभी गैसों की विलेयता क्या होती है? उदाहरण, जल को हम गर्म करने पर उसमें घुली हुई वायु पहले छोटी छोटी बूंदों के रूप में ताप बढ़ा रहे हैं ना, ताप का प्रभाव डाल रहे हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? सभी गैसों की विलेयता क्या होती है? कम। उदाहरण, जल को गर्म करने पर उसमें घुली हुई वायु पहले छोटी छोटी बूंदों के रूप में पात्र की दीवारों पर एकत्रित हो जाती है चारों तरफ, तथा बुलबुलों के रूप में सतह से निकलती जाती है। और वही गैस क्या है? बुलबुलों के रूप में सतह से निकलती जाती है। अतः किसी गैसीय विलयन को उबाल देने पर उसमें गैस बाहर निकल जाती है, तो उसमें से गैस बाहर निकल गई तो गैस कम मात्रा में घुली हुई है तो उसकी विलेयता क्या है? कम है। यानी ताप बढ़ाने से सभी गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता बढ़ती है। यानी कोई पात्र लिया और उस पर प्रेशर डाला तो उसमें जो गैस घुली हुई है, गैस क्या है? पहले दूर दूर काटते उसके, फिर क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, तो उस पानी में गैसों की क्या हो जाएगी? विलेयता अधिक हो जाएगी। यानी कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। धन्यवाद। और चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को अधिक से अधिक फायदा होगा। धन्यवाद।